हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रेसिपी, जिसका एक चम्मच खाते ही आपका सर का दर्द हो या कमर का दर्द हो या फिर आपके बहुत ही ज़्यादा थकान रहती है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। बहुत ही बेस्ट फार्मूला है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा थके थके से रहते हैं, जिनका काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर है या ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों में चश्मा लग गया है। तो इस रेसिपी को खाने के बाद आपका चश्मा भी हट जाएगा और आपकी नज़र भी तेज हो जाएगी। बस इसकी शर्त यह है कि आप लोगों को मेरे बताए तरीके से इसका उपयोग करना है। जितने दिन तक मैं बताऊंगी उतने दिन तक आपको इसे इस्तेमाल करना है। रिजल्ट आपको 100% बेस्ट ही मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है उन औरतों के लिए जो बच्चा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा आराम नहीं कर पाई हैं, काम में लग गई हैं, लेकिन अब उनकी हड्डियाँ जवाब देती हैं। वो जब चलती है तो उनकी हड्डियों में दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आपके जो कमर के दर्द होते हैं या हड्डियों का पुराना दर्द होता है वो वापस आ जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में खून का जो दौरान होता है वो बराबर चलता रहता है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ये प्रॉब्लम आपको उभर के सामने आ जाती है। तो ये रेसिपी आप उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो इन सर्दियों में ऑफिस जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, वो भी इसको खा के अपने शरीर को गर्माहट दे सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के जाने से सर्दी से आप नहीं बच सकते जब तक कि आपकी बॉडी अंदर से हीट नहीं होती है। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है। और रेसिपी जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और नई रेसिपी बनाने के लिए। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो ज़्यादा घी और तेल नहीं खा पाते, इस वजह से वो कोई भी स्वीट या लड्डू सर्दियों में नहीं खा पाते, या फिर जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, वो भी इस रेसिपी को आराम से खा सकते हैं। क्योंकि बहुत ही कम तेल या घी में आप इसे बना सकते हैं। तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो इसका रिजल्ट आता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि घी का जो फैट होता है वो गुड फैट होता है और वो आपकी हड्डियों को मजबूती भी देता है और अच्छे से स्किन में शाइन भी आता है। अगर आपके बाल झड़ रहे तो आप इस रेसिपी को जरूर खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद तिल, जिसमें पाया जाता है बहुत सारा कैल्शियम और जिंक, प्रोटीन, आयरन, फाइबर और हेल्दी फैट, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ आपके शरीर को गर्माहट देता है। क्योंकि जो तिल की तासीर होती है वो गर्म होती है और इसका सेवन करने से आपको महंगी महंगी दवाइयाँ जो खरीद के लेके आते हैं उससे भी निजात मिलेगी। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की दवा लिखी है तो आप इस तरह से दवाइयों को यूज़ मत कीजिए, लाखों रुपये बर्बाद मत कीजिए। आप इस तरह से हमारी इस रेसिपी को बना के एंजॉय कीजिए। आपको 1 महीने के बाद ही इसका फ़र्क महसूस होगा कि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो गई और आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने लिया है गोंद। तो गोंद कई प्रकार के होते हैं, आम का भी होता है, बबूल का भी होता है, सहजन का भी होता है। तो यहाँ पे मैंने बबूल वाला लिया है और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मोटे साइज वाला यानी बड़े साइज वाला बबूल नहीं लिया है, सॉरी बबूल का गोंद नहीं लिया है, मीडियम वाला लिया है। तो आपको भी मीडियम वाला लेना है, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा गोंद का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बड़ा लेंगे तो क्या होगा, आपको उसको बनाने के लिए ज़्यादा घी लगेगा और दूसरी बात वो अच्छे से कुक नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा छोटा लेंगे तो आप उसको बना नहीं पाएंगे, अच्छे से वो कुक नहीं होता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे मीडियम साइज लीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्माहट होती है, ये शरीर को गर्म देते हैं यानी गर्माहट देते हैं और शरीर को हमारे अंदर से जब गर्मी मिलती है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम सफ़ेद तिल, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया था और फिर इस्तेमाल किया। क्योंकि मार्केट से लेके आते हैं तो इसमें धूल मिट्टी होती है, तो इसको अच्छे से आपको धुल के अच्छे से सुखा के ही इस्तेमाल करना है, पोंछ के नहीं लेना है, सुखाना है, धुलने के बाद तभी यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने बबुल को भी अच्छे से धुल के सुखा के लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा वेट नहीं है 50 ग्राम है, नाप में कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और इस तरह से फैला हुआ लीजिए। अब यहाँ पे बर्तन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हमें कोई भी घी या तेल की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर अपना हम तिल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे तिल को हमें एक ही बार में सारा का सारा डाल देना है और यहाँ पे हम धीमी आंच पर इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो तिल का कलर है
वो बिल्कुल अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गोंद भी इसके ऊपर गिर गया था, तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पे अच्छे से इसको भूनना है, ताकि जो तिल का कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत ही अच्छी से तिल हमारा भुन जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो तिल को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारा जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो तिल को हमें खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, दांतों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पर इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, या फिर इसको हमें तेज आंच पे भूनना है तो भी ख्याल रखना है कि इसको हमें कंटिन्यू चलाना है। बहुत ज़्यादा फुल आंच पे आप मत भूनिएगा, धीमी आंच पे भूनेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मीडियम आंच पे भूनेंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारा तिल अच्छे से भुन जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसको ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी इतने अमाउंट में कि इसको पूरा 1 महीना में एंजॉय कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए तिल का कलर बातों ही बातों में चेंज होना शुरू हो गया है। अभी इसको और अच्छे से भूनेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है हमारे तिल को भूनते हुए। तिल हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको काला या लाल नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से हमारा तिल हल्का सा फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा हो गया है। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और अब हम वापस से इसको गरम कर लेंगे और जब ये गरम हो जाएगा तब इसके अंदर हम अपना 1 चम्मच घी ट्रांसफ़र करेंगे। तो घी आपका घर का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घर में घी बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो डालडे का इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी जगह आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो घी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है और बहुत ही अच्छे हमारे शरीर को शाइन देता है। तो अब इसके अंदर हम अपना गोंद डालेंगे, जो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको हमें डाल के अच्छे से कुक करना है। तो बहुत ही कम घी में आप गोंद को इस तरह से भून सकते हैं जैसे मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे जब इसको डालेंगे तो इस तरह से ये पकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। तो एक बार में थोड़ा डालिए, अच्छे से जब वो फूल जाए तभी दूसरा बैच डालिए। अगर आप इस तरह से भूनेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। जितना अच्छे से आपका गोंद भुना होगा उतने ही अच्छे से आपके बढ़िया तरीके से बनेगी रेसिपी और दांतों में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये भुन गया है। अब इसको हम साइड में निकालेंगे। इस तरह से साइड में कर लीजिएगा ताकि जो घी है वो इसी में रहे। तो देखिए थोड़ा सा डाला था, कितना अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे और इसको हम वापस से भूनेंगे। इस प्रोसेस से आप बहुत ही कम घी में ढेर सारा गोंद भून सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस तरह से चलाते हुए भूनना है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका सारा गोंद भुन जाएगा। तो देखिए 10 से 15 सेकंड में ही गोंद बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और इसी तरीके से हम जैसे पहले निकाले थे उसी तरीके से निकाल के सारा भून के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लास्ट वाला बैच भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। बस ये हमारा लास्ट वाला है, बाकी मैंने भून लिया। इस तरह से देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बहुत ही कम घी में हमारा सारा गोंद अच्छे से भून जाता है। बस आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और अब हमारा जो इसमें थोड़ा सा घी लगा है उसका भी हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मखाने, जो हमारे विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और ये याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ हमारी पाचन क्रिया को भी मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 सेकंड, ताकि जो हमारा मखाना है बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा हो जाए। तो यहाँ पे मखाना मैंने वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम लिया है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं ये। और नाप में एक बड़ी कटोरी लिया, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भून लेते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे मखाने बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और इस तरह से बहुत ही अच्छा सा कलर चेंज हो गया। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड मखाने को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम वापस से बर्तन में आधा चम्मच सिर्फ घी डालेंगे, बस इतना सा काफ़ी है। और इसको हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे।
तो फ्रेंड घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पोस्तक दाना और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये जो पोस्तक दाना होता है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती, उलझन होती है और आपको लगता है कि आपका शरीर थका थका सा है, तो आपको इस पोस्तक दाने को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है आपकी नींद को बेटर करने के लिए, आपकी स्किन को बेटर करने के लिए और आपके मूड स्विंग को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे बहुत ज़्यादा याददाश्त में कमज़ोर होते हैं, कुछ भी याद करते हैं लेकिन उनको भूल जाता है 1 से 2 घंटे में, अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही है तो आपको इस तरह से उसको पोस्तक दाने डाल के इस रेसिपी को ज़रूर बना के देना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने का और उसकी याददाश्त तेज हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे सूखा अदरक, जिसको सोंठ भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है और हमें सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसको डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको डाल के बिल्कुल अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने, जो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर आपको शुगर है तो आपके शुगर को कंट्रोल करता है मेथी दाना। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाला है और इसको अभी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और मेथी दाना आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें मेथी दाने को भून लेना है 10 से 15 सेकेंड। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि आपका जले ना। तो यहाँ पे जब ये अच्छे से भुन गया है तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूरजमुखी के बीज, जो हमारे बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं स्किन को चमकाने के लिए, बाल को बढ़ाने के लिए और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको पीसीओडी है या थायराइड है तो आपके लिए ये सूरजमुखी के दाने बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के लेवल को बहुत ही कम कर देते हैं और साथ ही आपकी स्किन को भी बेटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से डाल के भून लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको कितना ऐड किया वो आपको मेजरमेंट बता देते हैं। हमने 50 ग्राम सूरजमुखी के बीज लिए हैं, जिसको सनफ्लावर भी बोलते हैं डियर। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम ही कद्दू के बीज, जिसको पम्पकिन सीड भी बोलते हैं। ये आपको क्या फ़ायदा देते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, अगर आपका स्किन थोड़ा सा डल हो गया है, जाड़ों में हो जाता है, तो आपकी स्किन को भी फेयर करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आपका थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप 1 महीना सिर्फ कद्दू के बीज को ही खा के उसका रिजल्ट देख सकते हैं। 1 महीना आप कद्दू के बीज को खाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं चाहते कि आप ठीक हो और उनको दवाई बेचने का मौका ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं जिस तरह से इस रेसिपी को बता रही हूँ, इस रेसिपी को अगर आपने खा लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो और ये बहुत ही बढ़िया फैट भी होता है, तो आपकी स्किन को एक बहुत ही बढ़िया सा शाइन देता है और आपकी बालों की ग्रोथ को भी अच्छे से मेंटेन करता है। मेथी जो होती है वो आपके बालों को लंबा करने में मदद करती है और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मेथी उसको रोकता है। तो मेथी ज़रूर डालना है, मेथी को स्किप नहीं करना है डियर। कुछ लोग सोचेंगे मेथी से कड़वापन आ जाएगा, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा डियर। इतनी सारी चीज़ें डाल लें, अगर आप उसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे तो उसके फ्लेवर को बिल्कुल भी ओवर नहीं करेगी ये रेसिपी, क्योंकि इतना सारा फ्लेवर हमारा पहले से कि मेथी का कड़वापन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हल्दी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऐड करना है हल्दी, जो हमारे खून को साफ़ करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कील मुहावसे होते हैं मुंह पे तो आप इस तरह से हल्दी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। हल्दी को भी हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ों को आपको भून के ही लेना है, कच्चा मत लीजिएगा। भूनने से जो क्या होता है, जो हमारे सीट होते हैं उनका जो फैट होता है वो भी निकल जाता है, ख़राब भी नहीं होता है और लंबे समय तक ये रेसिपी आपकी ख़राब नहीं होगी। आप इसे स्टोर करके आराम से एंजॉय कर पाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है मैंने। अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, फिर आगे का काम करते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकालने के बाद अच्छे से कढ़ाई को साफ़ कर लिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इस तरह से भूरे भूरे रंग के होते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। और इसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फाइबर, जो आपकी स्किन को बढ़िया बनाने के साथ साथ वजन घटाने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं उसको हमारे वेट को ना बढ़ाए, इसके लिए हम इसके अंदर फ्लैक्स सीड डाल लें, जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो इनको हमें बिना किसी घी, बिना किसी तेल के अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें खुद का फैट होता है। तो आप इसको ऐसे ही भूनिए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अलसी के बीज को इस तरह से भून के पाउडर बना के सलाद में या सब्जी के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं इसके अंदर इस तरह से डालूंगी, जिससे क्या होगा, हमारा वेट भी बहुत ही अच्छे से कम होगा और हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे बाल भी बहुत ही अच्छे से शाइनी होंगे और चमकदार स्किन हमें प्राप्त होगी। तो चलिए इसको भून लेते हैं। 10 से 15 सेकंड अच्छे से धीमी आंच पे भूनना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो अलसी का बीज था बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और इस तरह से जब ये भुन जाता है तो चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो इसका कारण यही है कि ये अच्छे से भुन गया है, तभी चट चट की आवाज़ आ रही है। और इस तरह से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए कितनी उछल कूद कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, आधा चम्मच तक। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अखरोट, जो क्या फ़ायदा करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये फ़ायदा करते हैं हमारे शरीर को, सूजन को कम करने के लिए, और हमारे हृदय को बहुत ही अच्छे से मजबूती देते हैं। और हृदय में बहुत ही अच्छे से हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो अखरोट खाने से बहुत ही अच्छे से होता है। और दूसरी बात, दिमाग को तेज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका शेप होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से होता है जैसे हमारा इस तरह से दिमाग होता है। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें पाया जाता है विटामिन सी और मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन, जो हमारी स्किन को, हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा मजबूती देते हैं और शाइन देते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कम घी में इसको भून लेना है, जिससे क्या होगा, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल के आएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेट ने लिया है 50 ग्राम। आप इसकी संख्या को, यानी वेट की संख्या को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लीजिए, तभी इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भून लिया है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या आइए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देसी घी, बस इतना सा काफ़ी है, चुन्नी सा। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बादाम। तो बादाम में क्या पाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बादाम में पाया जाता है विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, जिंक, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने के साथ साथ आपके दिल को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे कम करता है और हमारे दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो जिससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है उसको अच्छे से ब्लड का प्रभाव मिलता है और वो अच्छे से काम करता है और खून भी हमारा गर्म रहता है और हमें अंदर से ही गर्मी मिलती है। तो यहाँ पे बादाम को मैंने लिया है सिर्फ 20 ग्राम। तो यहाँ पे बादाम को अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही कम घी में भूनना है, क्योंकि इसके अंदर खुद का ऑयल होता है, तो हमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, या घी जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही कम। देखिए मैंने कितने ज़रा से घी में इसको भूना है, तब भी अच्छे से भून रहा है। तो यहाँ पे जब बिल्कुल अच्छे से इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगा और बिल्कुल प्यारा सा इसका शाइन आ जाएगा बादाम के ऊपर, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने अखरोट रखा है। और अब हमें कोई भी घी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना नारियल का लच्छा। तो नारियल में क्या पाया जाता है, वो तो पाया जाता है हमारा बहुत ही अच्छा फैट होता है, और नारियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नारियल इसके अंदर ज़रूर ऐड करूँगी। किस किस को पसंद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको खसखस भी बोलते हैं, नहीं खसखस नहीं बोलते, वो तो पोस्तक दाने को बोलते हैं। इसको बोलते हैं शायद खोपरा,
आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसको सही किया कीजिए ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको भून लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और 1 कटोरी मैंने लिया है नारियल। आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, और इस तरह से सूखा नारियल इस्तेमाल करेंगे तो रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो ये भी अच्छे से भुन गया, अब इसको भी साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, बस 1 चम्मच डालना है, और इसको हमें अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब ये गर्म हो जाएगा तभी हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है इस तरह से। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा कप लिया है, अगर आप कटोरी से मेजरमेंट करेंगे तो आधी कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हमें घी में अच्छे से भून लेना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर हमें धीमी धीमी आँच पर अच्छे से इसको भूनना है। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा मोटे तल्ले का लीजिएगा और फैला हुआ लीजिएगा ताकि आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आपको लगे कि आप थक गए तो आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे बेसन को भून लेना है। तो बेसन को भूनने में मुश्किल से 1 मिनट का ही टाइम लगेगा। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन डालने से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आती है, और बहुत ही अच्छा सा सोना सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। तो अगर आप बेसन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बेसन की जगह पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आपको भून के लेना है। तो यहाँ पे देखिए बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से दानेदार भुन गया है और इस तरह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ गई है। ना हमें इसको काला करना है ना ही लाल करना है, बस बेसन का कच्चापन निकल जाए इतना हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो बेसन जब अच्छे से भुन जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। आटे को अच्छे से छान के लेना है। तो यहाँ पे आटा हमारा वेट में मुश्किल से 150 ग्राम है, और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें आटे को तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से चेंज ना हो जाए। अभी जो आपको आटा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है ये बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज कर दे तब तक आपको भूनना है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसको भूनने में। अगर आप थक गए हो तो अपने घर में किसी और की मदद ले लीजिए, लेकिन आटे को अच्छे से भूनिए। अगर आपका आटा कच्चा होगा तो डियर आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक का ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए आटे को हम धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। देख लीजिए इसका कलर चेंज हो चुका है। पहले आटे का कलर इस तरह से था एकदम वाइट, और आप देखिए आटे में डिफरेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आटे का कलर बिल्कुल अच्छे से जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपको इसे भूनना है। अब इसके अंदर हम इसमें आधा चम्मच घी और ऐड करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे किस लिए, इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो हमारा रेसिपी है उसमें बहुत ही अच्छा सा शाइन आए और घी की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए। तो यहाँ पे अब हम घी को लास्ट में डाल देंगे, और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अभी तक हम लो फ्लेम के साथ काम कर रहे थे, अब हमें मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए आटे को अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें से बहुत ही अच्छी सी घी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आए। तो घर के बने घी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगी। अगर आपको घी की रेसिपी चाहिए जैसे मैं बनाती हूँ, फटाफट में बन के तैयार हो जाता है घी, और निकालना भी बहुत ही आसान है। इस समय सर्दियों में क्या होता है, घी निकालना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर आपका दही जमा हुआ होता है और उसमें आप घी निकाल निकाल के परेशान हो जाते, नहीं निकलते, तो मैं आपको दूंगी ऐसी टिप जिससे आपका जो घी है मात्र 1 मिनट में ढेर सारा निकल जाएगा और बिना मेहनत के। तो उस टिप को जानने के लिए आपको कमेंट करना है ताकि मैं आपको बताऊं कि वो टिप क्या है जिससे आप घी फटाफट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है, बहुत ही अच्छा सा हमारा आटा भुन गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बिल्कुल अच्छे से इस तरह से दानेदार हो गया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी में इस तरह से बबल आने लगेंगे तब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच घी, और आधा चम्मच घी डाल के हम इसको अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं 200 ग्राम तक गुड़। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे
शुगर भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, जिसको चीनी ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो शुगर का तो बताइएगा। तो यहाँ पे गुड़ डालने से क्या होगा, हमारा जो मीठा होगा वो नेचुरली होगा। और गुड़ बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है गुड़ में, और बहुत सारा आयरन पाया जाता है जो खून की कमी को भी दूर करता है। अगर आपको खून की कमी है तो आप थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद खाएंगे तो आपका खून का लेवल अच्छे से बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आप शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ को मैंने 200 ग्राम डाला है वजन में, अगर नाप में बताओ तो 1 कटोरी डाला है। अब इसको हम अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये मेल्ट होगा तब तक हमें वेट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम घड़ी देख के 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमें इसका कोई भी तार नहीं रेडी करना है, ना 1 तार ना 2 तार। बस हमें गुड़ का कच्चापन निकालना है और उसको पका के इस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए इस तरह से हम इसको गिरा रहे तो इस तरह से एक धार में गिर रहा है, यानी गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसको चेक करने का तरीका बताएंगे। इस तरह से आप 1 कटोरी में पानी ले लीजिए और इस तरह से ड्रॉप डालिए। अगर ड्रॉप नीचे जम नहीं रही है तो समझ जाइए आपका परफेक्ट है। अगर वो जम रहा है तो समझ जाइए कि हमारा तार बन गया है। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, उसको पतला कर लेना है। अगर आपका तार बनेगा तो आप जब भी कोई रेसिपी बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे या बर्फ़ी बनाएंगे, तो वो जमने के बाद बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड हो जाएगी और आप खा नहीं पाएंगे। तो देखिए इस तरह से डाल लें तो कोई तार इसके अंदर नहीं बन रहा है, तुरंत जाते ही पानी में मिल जा रहा है, कोई भी नीचे बैठ नहीं रहा है। तो इस तरह से होना चाहिए। देखिए जैसे हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसकी एक चाशनी रेडी कर ली है, जो हमारी गुड़ की होती है और रसगुल्ले में हमारी शुगर की होती है। बस इतना डिफरेंट है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। गरम गरम नहीं छुएंगे डियर, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तिल को जो मैंने भून के रखा था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पाउडर बनाऊंगी हल्का सा दरदरा, जिससे बच्चे इसे आराम से खा लेंगे और बुजुर्ग भी इसे आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर सबसे छोटे वाले मिक्सी के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जार के अंदर, सबसे छोटा वाला जो मिक्सी का जार होता है उसके अंदर। और यहाँ पे हमें फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा हाफ भरना है। और यहाँ पे जार को आपको अच्छे से वॉश करके इसको सुखा के ही लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो आपका ख़राब हो जाएगा। और जार के ढक्कन को भी अच्छे से सुखा के लेना है। अब हम मिक्सी को 1 से 2 बार चला के इसको दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, हल्का सा दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। हल्का सा दरदरा होगा तभी आपको इसको रोक देना है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बचा हुआ भी हम इसके अंदर डाल के सेम पहले वाले की तरह पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बाकी बचा भी तिल मैंने पीस लिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है तिल की, आपका पूरा किचन महक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया, हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग इसे आराम से एंजॉय कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बुजुर्ग इसे एंजॉय नहीं कर पाते, तो इस तरह से पीस के लेंगे तो बच्चे और बुजुर्ग आराम से खा पाएंगे। अब इसको हम रखेंगे साइड में और हम अपना वो चेक कर लेंगे गोंद। तो यहाँ पे देखिए गोंद बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और गोंद को इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से टूट रहा है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी हल्का सा प्रेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी काम को लंबा नहीं खींचूंगी, इसीलिए मैं इसको जार में ट्रांसफ़र करूंगी और फटाफट इसको भी हल्का सा मिक्सी को चला के पीस लूँगी। तो चलिए पीस लेते हैं, आधा आधा पीसेंगे, एक बार में नहीं पीसेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से पीसेंगे तो दांत में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आप इसे आसानी से एंजॉय कर पाएंगे। अब जो बाकी बचा था उसको भी हम एक बार में अब डाल देंगे और उसको भी हम पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने पीस लिया है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे अपने जार में, जार से निकाल के प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से पिस गया है बढ़िया तरीके से। अब इसको हम रखेंगे साइड में और जो हमारे मखाने थे उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मखानों को मैंने डाल दिया। अब इसको भी हम पीस लेंगे। 1 से 2 बार मिक्सी को चला के रोक देना है, दरदरा पीसना है। इससे बहुत ही अच्छा सा जो छोटा छोटा सा पीस होगा मखाने का, जब हम खाएंगे तो हमें मज़ा आएगा खाने में और
जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया। इस तरह से आपको दरदरा ही पीसना है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इस चीज़ों को हम रखेंगे साइड में। देखिए कितना अच्छे से मैंने दानेदार पीसा है इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस गया है। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा मखाना को पीस लिया है, अब इसके बाद हम क्या पीसेंगे, अपने बादाम और अखरोट को। तो यहाँ पे बादाम और अखरोट को हमें पीस लेना है। यहाँ पे बस ये ख्याल रखना है कि जब ये ठंडे हो जाए तभी पीसना है, गरम नहीं पीसना है। और इसी में हम डाल देंगे अलसी के बीज भी। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमें मिक्सी को रोक रोक के इसे 2 से 3 बार में पीसना है ताकि अच्छे से दानेदार पिसे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने पीस लिया है। इस तरह से मैंने इसको दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है। अगर आप इसको इसमें 1-2 बादाम साबुत भी निकल जाते हैं तो उसको निकाल के अलग रख देना है, लेकिन इसको महीन नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा पीसना है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और साथ ही आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। और रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस सर्दियों में सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से दरदरा पीस लिया। यहाँ पे देखिए एक बादाम मेरा भी साबुत रहेगा, इसको हम साइड में रखेंगे और बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इसी तरीके से हमें पीसना है जैसे मैंने पीसा है। अब यहाँ पे जो ये ठंडा हो चुका था इसको हमें एक बार मिक्सी में डाल के सिर्फ एक बार मिक्सी को चला के रोक देना है। तो यहाँ पे जार में ट्रांसफ़र करेंगे और बस मिक्सी के जार को एक बार चला के बंद कर देंगे ताकि ये हल्का सा मोटा मोटा सा हो और जिससे इसको लुक बहुत ही अच्छा आएगा रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको हम दरदरा सा मोटा मोटा सा बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस तरह से दरदरा दरदरा सा पीस लिया है, हल्का सा मोटा मोटा सा। इस तरह से जब आप पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपने बेहतरीन से लड्डू को। तो चलिए बनाने के लिए बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं ताकि सारी चीज़ों को एक बार में ही अच्छे से मिला पाए और बाहर ना निकले। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े साइज़ की परात ले लिया है। आप जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा बड़ा और फैला हुआ लीजिए। और दूसरी बात उसको अच्छे से सुखा के लीजिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपने मखाने जिसको मैंने भून के रखा था। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोंद। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना तिल। ये देखिए इसी तरीके से आपको डालना है इसको। और अब हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये काम आपको चम्मच से नहीं हाथों से ही करना है डियर। तो देखिए इस तरह से मिला लिया है। अब ये जो हमारा था ये हम डाल देंगे बादाम अखरोट और अलसी का पिसा हुआ पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब ये जो हमारा था जिसमें हमने सनफ्लावर सीड, कद्दू के बीज और बहुत सारी चीज़ें डाल के इसको पीसा था वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जार में जो लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर बिल्कुल बराबर से जाए हर जगह से। तो ये काम आपको हाथ ही से करना है। ये हो गया मिक्स। अब यहाँ पे जो हमारा आटा था जिसको हमने भून के रखा था, बेसन और आटा, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मिला लिया अच्छे से। अब ये जो हमारा नारियल था इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमें इस तरह से मिक्स करके मिला देना है।
अब यहाँ पे जो हमने गुड़ का बना के रखा था, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी हम ऐड कर देंगे और इसको हम चम्मच से पहले इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जितने अमाउंट में मैंने बनाया है वो इसको परफेक्ट बाइंडिंग देगा, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही डिब्बे में भर के 1 चम्मच दूध के साथ खा सकते हैं। बड़े हैं तो 1 चम्मच खाइए और छोटे हैं तो सिर्फ आधा चम्मच खाइए और दूध के साथ खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से मिला लिया है, बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने बनाया था गुड़ का चाशनी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। अब हम अपने लड्डुओं में अच्छा सा शाइन देने के लिए इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी को इस तरह से गर्म करके डाल देंगे, जिससे शाइन बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल आपकी अपनी इच्छा पे, चाहे तो डालिए चाहे तो मत डालिए। ये देखिए इस तरह से हमें इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके जो लड्डू बनते हैं वो इतने ज़रा सॉफ्ट बनते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा स्वाद लेके आते हैं मुंह में। तो अब आप चाहे तो इसकी बर्फी बना सकते हैं या फिर इसको चम्मच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अपने हाथों को वॉश करने के बाद अब इसको हम शेप देंगे। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश करके बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हथेली पे 1 से 2 बूंद देसी घी लगा लेंगे ताकि जो लड्डू है हमारा बिल्कुल भी चिपके ना। और अब हम लड्डू को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए आप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से बनाऊंगी कि 1 लड्डू दूध के साथ खाएं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाए। लड्डू देख लीजिए कितने ज़्यादा आसानी से बन रहे हैं। बिल्कुल प्यार से हमें छोटे छोटे से लड्डू बना के रखने हैं और इन लड्डुओं को आपको खाना कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी और कौन सी उम्र वाले कितने लड्डू खाए ये भी बताऊंगी। तो चलिए लड्डू को फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तब तक आप हमारी रेसिपी को देखते देखते यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे सर्दियों के ताकतवर लड्डू, जो आपके शरीर के कमर के दर्द को, बदन के दर्द को और आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने के साथ साथ आपके शरीर को ऊर्जा भी देंगे और जाड़े से बचाएंगे। तो देखिए लड्डू का फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ लड्डू हमारा कितना खूबसूरत बना है। बहुत ही प्यारा सा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो चलिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए लड्डू हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है, रुई जैसा, मक्खन जैसा, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके का टेक्सचर आपका भी आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस लड्डू को खाना कैसे है चलिए वो बता देती हूँ। अगर आप बड़े हैं, आपकी उम्र 25 साल से ऊपर की है तो आप 1 लड्डू सुबह 1 लड्डू शाम को खा सकते हैं दूध के साथ। अगर आपकी उम्र कम है यानी आप बच्चे हैं और आप 18 साल से कम के हैं तो आपको आधा लड्डू सुबह खाना है, आधा लड्डू शाम को खाना है। तो इस लड्डू को खाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और इस रेसिपी को आपको पूरे 3 महीने तक खाना है। इसका रिजल्ट आप देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाएंगे। ये आपके बालों का गिरना रोकेगा, आपकी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ आपकी स्किन को शाइनी बनाएगा और आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बनाएगा और आपके हार्मोन्स इनबैलेंस को भी सही करेगा और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखेगा। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही इस लड्डू को एंजॉय करने, फैमिली वालों को दे ले। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।